बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 और इसका चैप्टर नंबर 1। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंप्लीट करवाऊंगा। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो इसमें ये कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं और हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते किसको हैं। तो हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर ये सीखते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम कोड दिया जाएगा, जिसमें आप लोग क्या करेंगे कि जो आपने जिस क्वेश्चन का जो पार्ट समझना है वो आप डायरेक्ट उसके ऊपर टिक कीजिएगा, वो पार्ट खुद ब खुद प्ले हो जाएगा करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 समझना है, तो आप इसका जो टाइम कोड होगा उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके पास डायरेक्ट यही क्वेश्चन प्ले हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन की तरफ। हमारी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर इसकी डेफिनेशन मौजूद है रैशनल नंबर्स की। यहाँ पर जस्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज, इसको एक सेट की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। मैंने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई है, ये 9 क्लास की ओल्डर बुक से ली गई है। तो अगर आप इस ओल्डर बुक के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को देखें तो ये एज इट ही है, इस सेट को एक्सप्लेन किया गया इन वर्ड। तो है क्या, देखिएगा, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसकी वजह क्या है। आर कॉल्ड rational numbers. The set of rational number is denoted by capital Q. जो rational numbers होते हैं उनको capital Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनका सेट इस तरह से मेंशन किया जाता है, p by q। और यहाँ पर ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सच दैट p q belongs to z। z मीन इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो जीरो क्यों नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम दुनिया के किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट हम 1 को जीरो से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर कैलकुलेटर के ऊपर आएगा अनडिफाइंड, मतलब ऐसी चीज़ जिसको मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं किया गया। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस एक सिंबल के साथ। इस सिंबल का नाम है इन्फिनिटी और इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, मतलब ऐसी चीज़ को जिसको अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया। तो 1/0 या फिर समथिंग ओवर ज़ीरो का मतलब होता है कि ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसको डिफाइंड नहीं किया गया। तो ये जस्ट एक कंडीशन अप्लाई की जाती है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको हमने ज़ीरो के इक्वल नहीं रखना, इसके अलावा कोई और नंबर ले सकते हैं। अब रैशनल नंबर की चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें ये सबसे पहले एग्जांपल है 2/3, मतलब फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर आ गया है वो आपके पास रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये p/q की फॉर्म बन रही है। इसी तरह से तमाम डेसिमल नंबर्स जो जिनमें पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। जैसे कि 1.5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इसकी वजह से 1 आएगा और आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरोज़ लगाते हैं तो ये 15/10 बनेगा। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। जैसे एक नंबर 7 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, मगर कैसे, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है। तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर बनता है। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी वजाहत देखते हैं और उसके बाद हम आगे दूसरी डेफिनेशन करते हैं। रैशनल नंबर्स के बाद हमारी अगली डेफिनेशन आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन भी पेज नंबर 3 के ऊपर मेंशन है। डेफिनेशन ये परफेक्ट है, इसी को याद करेंगे आप स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अब इसको समझते हैं। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये इसका क्या मतलब है, ये देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद इसके टोटल 2 डिजिट्स आए हैं, यानी कि पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आए। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती है या फिर जो ऐसा नंबर होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर। यहाँ पर 8 को 25 पे डिवाइड किया है, तो भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए हैं, तो ये फ्रैक्शन जो है वो फिनिश हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेट है। पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट आए, 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, किसी ना किसी डिजिट पे जाके फ्रैक्शन एंड हो जाए, तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से हमारी बुक में और भी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे यहाँ पे आप नोट करें, पेज नंबर 3 के ऊपर ही है। 3 को आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए हैं। 4 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 0 के बाद 1 डिजिट आया है। तो ऐसी तमाम फ्रैक्शंस जिनमें पॉइंट के बाद चंद एक डिजिट्स आए और फ्रैक्शन एंड हो जाए, तो उन तमाम नंबर्स को हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। इसके बाद अगली हमारी डेफिनेशन आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अगर कोई फ्रैक्शन पॉइंट के बाद फिनिश हो जाती है, अगर कोई नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं और वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट पे जाके ख़त्म हो जाता है, उसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कोई ख़त्म नहीं होता तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। मतलब ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन वो जो उसके बाद पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है और कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ज़रा देखिएगा, द डेसिमल नंबर with an infinitely repeating pattern of digits after decimal point is called non-terminating and recurring decimal number। जैसे यहाँ पर चंद एक एग्जांपल दी गई हैं और इन्हीं एग्जांपल्स में से मैंने यहाँ पर एग्जांपल नोट की हैं और आपको यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3। जब इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 अप टू सोन यही एक नंबर रिपीट हो रहा होता है, बार बार यही आ रहा होता है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा होता है पॉइंट के बाद, उसको हम क्लोज करके यूँ लिख सकते हैं 0.3 बार। ये जो बार है इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर 3 है ये रिपीट हो रहा है और कभी भी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर जो ये डॉट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपको इसको पॉइंट के बाद आप टू सोन चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से 1/6 जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.66 अप टू सोन, इसी तरह से ये नंबर कंटिन्यू रहता है और इसको भी हम लिख सकते हैं 0.6 बार। अब यहाँ पर बात हुई है एक पैटर्न की। पैटर्न का मतलब ये है कि आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट रिपीट हो सकता है, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे मैं 2 डिजिट रिपीट करता हूँ, जैसे 1 2 अप टू सो ऑन, और इसको आप लिख सकते हैं 0.12 बार। यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये नंबर्स लिख रहा हूँ अप टू सो ऑन, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.123 बार। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह का जो पैटर्न होता है, जो एक पैटर्न से नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे होते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं कि वो रिकरिंग नंबर्स हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो 4 डिजिट भी हो सकते हैं, 5 डिजिट भी हो सकते हैं, इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है, जैसे कि 22 को जब हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.1428757 ये नंबर फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा पैटर्न जो बन रहा है उसके ऊपर उन्होंने बार लगाई हुई है, और ये बार रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेट करती है कि ये वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। और कोई रिपीटेड डिजिट्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद वो एंड नहीं हो रहे होते। और ऐसे जो डिजिट्स होते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल क्यू से, उनको डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। अभी हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर कौन से हैं, और फिर इसकी अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। हमारी बुक में भी इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी दी गई है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर एक पुरानी किताब से ली है, क्लास 9 की जो पहले वाली किताब थी उसमें से। ज़रा इसको नोट कीजिएगा। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए क्वोशेंट ऑफ इंटीजर्स
are called irrational numbers. The set of irrational number is denoted by q prime, कैपिटल q प्राइम, यानी कि q के ऊपर डैश लगा देंगे, इसको प्राइम बोलेंगे। अब इसका ये सेट है, सबसे पहले मैं आपको इसका रीड करने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी एग्जांपल्स हम करते हैं। एक्स, ये आगे लाइन लगी है, इस लाइन को बोलते हैं सच दैट, एस टी के तौर पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू, इसको बोलते होते हैं नॉट इक्वल टू पी क्यू। ये जो x है पी क्यू के इक्वल नहीं होगा, मतलब क्वोशिएंट के तौर पर नहीं लिखा गया होगा। पी क्यू जो है दोनों नंबर्स बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल को एज इट बनाना है जिस तरह से ये बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी बना लेते होते हैं, इस तरह से हरगिज नहीं बनाना। आप लोगों ने ये सिंबल ऐसे है तो इसको इसी तरह से बनाना है। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। और ये जो अब ऊपर की तरफ एक एरो बना हुआ है, इसको बोलते होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू, ये जो इक्वल लगा के इसके ऊपर डैश लगा देते हैं, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो ये इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल। अभी इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे डिस्कस स्क्वायर रूट टू। तमाम वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट आता है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और जो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा होता है, इसको हम बोलते होते हैं रेडिकेंड। मगर यहाँ पर जो रेडिकेंड है उसका स्क्वायर एग्जिस्ट ना करता हो, तो उन तमाम नंबर्स को हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स है। जैसे स्क्वायर रूट 3 ये इरेशनल है, जबकि स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। जब आप स्क्वायर रूट 4 निकालोगे तो आंसर 2 आएगा। तो ये वाला नंबर जो है ये रैशनल बन जाता है, जबकि ऊपर वाले जो दो नंबर हैं वो इरेशनल हैं। इरेशनल को क्यू प्राइम से और रैशनल को क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से आगे हम चलते हैं स्क्वायर रूट 5, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू प्राइम से। इसी तरह से स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 8 है, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। जबकि स्क्वायर रूट 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये रैशनल बन जाता है, मगर किस तरह से, जब हम स्क्वायर रूट 9 को एवेल्यूएट करते हैं तो इसका आंसर 3 आता है, तो ये एक रैशनल केस बन जाता है। तो वो तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो, उन नंबरों को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो नंबर्स रैशनल हैं। जबकि बाकी तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पॉइंट में आ जाता है, उन तमाम नंबर्स को हम बोलेंगे कि वो इरेशनल हैं। इरेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश के साथ। इरेशनल नंबर की वजाहत में मज़ीद चीज़ें ऐड करता हूँ। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आ जाए। जैसे कि ये एक एग्जांपल हमारी बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, ज़रा नोट कीजिएगा कि पाई की जो वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे, नंबर्स चलते जा रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे। और साथ में एक और चीज़ है कि वो रिपीट नहीं हो रहे, किसी ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसी जो हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाता है, उस नंबर को भी हम बोलते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। जैसे पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। ई है, ई क्या चीज़ है, ई की वैल्यू आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, वजाहत किया गया है कि ये एक आइलर नंबर है। ई इज कॉल्ड आइलर नंबर। ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो साइड बॉक्सेस होते हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से करना है। इंशाल्लाह जो आप इन वीडियोस को देखेंगे, इनमें आपके एमसीक्यू पॉइंट और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके क्लियर होंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू क्लास से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ई इज कॉल्ड आइलर नंबर। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 2 है, जब इसको हम एवेल्युएट करते हैं तो इसमें भी पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो किसी ख़ास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि वो क्या हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, नॉन रिकरिंग हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब हम चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ और उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हमारी बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर सब कुछ हमारी बुक के अंदर मौजूद है। हमने हर चीज़ बुक के अंदर से करनी है। और जो आपके ये नोट्स हैं, इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलते हैं, ये पेज नंबर 5 के ऊपर एक रिमेंबर दैट ये पॉइंट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को
ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो भी इरेशनल होगा। मगर कैसे, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी इसकी एग्जांपल ज़रा देखिएगा कि अगर हम किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो उसका आंसर इरेशनल होगा। मगर किस तरह से? एक रैशनल नंबर सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2। 2 एक रैशनल है और स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। 2 रैशनल है और स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका आंसर भी इरेशनल बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है एक 5 और एक नंबर है स्क्वायर रूट 3। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उनका आंसर भी इरेशनल बनेगा। इसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट है, हमारी बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर को जो कि ज़ीरो ना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से तो भी उनका आंसर जो होगा वो इरेशनल बनेगा। मगर किस तरह से? जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, 2 है हमारे पास, 2 ज़ीरो नहीं है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 के साथ। जब 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर जो भी बनेगा वो भी इरेशनल होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 11 के साथ। ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर इरेशनल बनेगा। तो ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स को भी हम यूज़ करके जो है वो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये आप अपनी बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये एक एमसीक्यू पॉइंट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें ये नीचे जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल और कौन से इरेशनल हैं। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन सारा मेंशन कर लिया है। तो हमने दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंड करनी है। पहली चीज़ ये है कि ये एक जो नंबर हमें प्रोवाइड किया गया है ये रैशनल है या इरेशनल। अगर रैशनल है तो क्यों रैशनल है, उसकी रीज़न का भी हमें पता होना चाहिए। और अगर इरेशनल है तो क्यों इरेशनल है, उसकी रीज़न का भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने इस तरह का एक अपने रजिस्टर के ऊपर इस तरह का टेबल बना लेना है और उसके अंदर इसको नोट करना है साथ साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है रैशनल। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो है ये रैशनल है। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। अब इसकी रीज़न, ये रैशनल क्यों है? ये रैशनल इसलिए है कि ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट आने के बाद ये ख़त्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होने की वजह से ये एक रैशनल नंबर है। अब बच्चे कहेंगे कि जी यहाँ पर रिपीट भी तो हो रहे हैं, लेकिन रिपीट तो हो रहे हैं मगर ये अप टू सोन चल नहीं रहे, कंटिन्यू नहीं है। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको जस्ट रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे, इरेशनल नहीं। और इसकी रीज़न है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 0.6। 6 के ऊपर बार है तो इस बार का मतलब है कि ये 6 अप टू सोन चल रही है, रिपीट हो रही है, मतलब 0.666 अप टू सोन। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिकरिंग होते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर कंसिडर करते हैं। तो ये भी एक रैशनल है। इसकी रीज़न क्या होगी? इसकी रीज़न होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है एंड रिकरिंग। ये रिपीटेड नंबर है। तो रिपीटेड नंबर को जो होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से ये अगला पार्ट आता है, पार्ट नंबर 3, 0.23606 अप टू सोन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये अप टू सोन चल रहा है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते और चलते जाते हैं। और एक और चीज़, वो रिपीट नहीं होते। देखें ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। यहाँ पे ऊपर तो पैटर्न बन रहा था कि एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, 6 रिपीट हो रहा है,
यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं होते उनको हम कहते हैं इरेशनल, और इरेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। जो इरेशनल होते हैं उनको क्यू प्राइम के साथ, और जो रैशनल होते हैं उनको जस्ट कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं उनको हम कहते होते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर इसकी रीज़न आएगी नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ अगली जो चीज़ हम ऐड करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसको हम बोलेंगे कि जी ये एक इरेशनल नंबर है। इसके आगे आता है स्क्वायर रूट 7। मैंने आपको बताया था कि तमाम स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते होते हैं इरेशनल नंबर। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में ये मेंशन नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी स्क्वायर रूट 7/1 लिखा जा सकता है। अगर हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। अगर आप इसको नोट करें तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको इरेशनल नंबर कंसिडर करेंगे। इसी तरह से e है, e की वैल्यू है 2.7182 अप टू सोन। ये वैल्यू को अगर आप देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, और जो ये e है इसको हम बोलते हैं आइलर नंबर। और ये पॉइंट याद रखने हैं जो भी हैं। तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को भी क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी रीज़न फिर यही सेम आएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिकरिंग भी नहीं है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। तो फिर ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद मेंशन कर लेनी है, अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है साथ साथ। इसके साथ आगे है पाई। पाई की वैल्यू है 3.1415 अप टू 59 अप टू सो ऑन, ये चलती जा रही है। अगर इसकी रीज़न भी देखें तो सेम रीज़न है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और पाई की जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 22/7, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये वाली है। तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि इसको कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास ये भी एक इरेशनल है, रीज़न अगेन यही सेम आएगी। अब इसके बाद ये नंबर आ गया है 5 प्लस के रूट 11। ये भी एक इरेशनल नंबर है, मगर क्यों? वो इसलिए कि हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर में ऐड करें इरेशनल नंबर को, तो उसका आंसर भी इरेशनल होता है। तो ये 5 रैशनल है, स्क्वायर रूट 11 इरेशनल है। तो ये हमारे पास नंबर जो होगा ये भी इरेशनल होगा, इसका आंसर आएगा इरेशनल। इसके आगे पार्ट नंबर 8 आता है। इसमें स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 13 को ऐड किया गया है, यानी कि इरेशनल में इरेशनल को ही ऐड किया गया है। तो इसका आंसर भी इरेशनल होगा। अगर आप इरेशनल में इरेशनल को ही ऐड करोगे तो वो इरेशनल ही रहेगा, वो रैशनल थोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से 15/3, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म लिखी हुई है, क्लियर कट पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं, इसकी रीज़न कि ये p बाई क्यू की फॉर्म है, और इसमें डिनोमिनेटर नंबर q जो है वो इक्वल 0 के नहीं है। इसी तरह से अगला नंबर देखिएगा, तो हम सिर्फ एक पोर्शन को देखते हैं, ये वाला। इस पोर्शन में अगर आप देखें तो ये 2 जो है वो रैशनल है, और स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल। और इरेशनल नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इरेशनल आएगा। तो इसका आंसर भी इरेशनल होगा। हम रीज़न यही लिख सकते हैं कि इरेशनल में कोई रैशनल में इरेशनल नंबर ऐड करें तो वो इरेशनल आता है, और इरेशनल को अगर हम रैशनल के साथ मल्टीप्लाई कर लें तब भी आंसर जो होता है, तब भी जो आंसर होता है वो इरेशनल ही रहता है, रैशनल नहीं आता। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुकम्मल नोट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल की डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देख लिया करें। कोई भी मैं जो अपडेट होगी वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। अगर कोई मिस्टेक है, कहीं प्रॉब्लम है, तो वो मैं जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया करूँगा। और अगर कोई जर्नल इंफॉर्मेशन है तो वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी जाए करेगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
हमें ये टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसके रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरह से इसके बकिया सारे पार्ट्स करते हैं। तो ले जी, सबसे पहले देखते हैं कि नंबर लाइन किसको बोलते हैं। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसको हम कुछ यूं ड्रा करते हैं। मैं आपके सामने इसको ड्रा कर रहा हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आपने इसको स्केल को यूज़ करते हुए इस लाइन को ड्रा करना है और इसके दोनों साइडों पे एरोस होते हैं और इसके एग्जैक्ट सेंटर में हम ज़ीरो रखते होते हैं और फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हम लोग इसके पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और राइट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इन एरोस का मतलब होता है कि इस लाइन को हम जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इस साइड पे भी एरो होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिए जाते हैं। इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और दूसरी साइड पर हमने नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर इस साइड पे हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स जितने भी होंगे वो इस साइड पे आएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो है स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 को हम डायरेक्टली इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम को। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ करके स्क्वायर रूट 2 को हमने इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमने जस्ट यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी हो तो ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करना होगा और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लिया जाता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो इस साइड से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगा और ये आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस 2 को हमने स्प्लिट करना है ताकि एक वैल्यू बेस बन जाए और दूसरी वैल्यू परपेंडिकुलर बन जाए। तो यहाँ पर इसको मैं स्प्लिट करता हूँ इसी के सामने, ज़रा नोट कीजिएगा। यहाँ पर इस 2 को स्प्लिट करेंगे तो इसको यूं लिखा जाएगा 1+1, इस तरह से लिखा जा सकता है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इन दोनों का स्क्वायर हम 1, दोनों 1 का स्क्वायर लगा लेते हैं ताकि हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकें। तो 1 का स्क्वायर 1 है तो मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लिया है और इधर भी 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इधर स्क्वायर के नीचे एक वैल्यू बेस है, दूसरी स्क्वायर के नीचे वैल्यू भी दूसरी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे है वो हाइपोटेनियस आ जाता है। तो इसको हम हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट 2 को। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको कंपैरिजन करें इस वैल्यू को इस पैथागोरस थ्योरम के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस की वैल्यू बनती है हम लोग लिख सकते हैं कि बेस को हम कंसिडर करेंगे 1 और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको भी कंसिडर करेंगे 1। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर हमें स्केल बनाना पड़ेगी। बेस की वैल्यू 1 रखनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 रखनी है। तो इसके लिए यूज़ करेंगे आप लोग कंपस। मैं कंपस की बजाय यूज़ कर रहा हूँ ये ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को मैं कैसे यूज़ करूँगा वो अभी आपको मैं आपके सामने आपको बताता हूँ कि सबसे पहले स्केल बनानी है। तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये जो सारा इसका एज है मैं इसको 1 सेंटीमीटर ही कंसिडर कर रहा हूँ। आपने चूंकि पेपर के ऊपर वर्किंग करनी है तो आप पेपर के ऊपर वर्किंग के लिए इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितना आप कंसिडर करना चाहें उतना आप इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस सारे को 1 सेंटीमीटर के इक्वल अज्यूम कर रहा हूँ कि जी ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है। तो ज़ीरो के ऊपर रख के यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक डैश लगाऊंगा और ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे 1 को। इसी तरह से अगर आगे ज़रूरत हो तो हम आगे बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चूंकि ज़रूरत नहीं है तो बेस की वैल्यू 1 है जिसकी वजह से मैं 1 तक इसको रख रहा हूँ और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है उसको हमने वर्टिकल ड्रॉ करना है तो इसके लिए मैं इसको आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा। बस मैं दूसरी नेगेटिव वाली साइड पे 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे -1। अब हमने बेस और परपेंडिकुलर को इस तरह से ड्रा करना है कि इन दोनों का आपस में एंगल 90 डिग्री का हो। तो उसके लिए आप प्रोटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, कंपास को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी ट्रायंगल को यूज़ करूँगा। अगर आप प्रोटेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं तो प्रोटेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर लाइन मेंशन की गई है
इस लाइन को आपने इस 1 के ऊपर सेट करना है और यहाँ पे 90 का जहाँ पे एंगल आ रहा है वहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है। लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा, मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करूँगा। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरे पास इक्वल है। यहाँ पर भी इसकी जो है वो स्केल मेंशन है, इस साइड पे भी स्केल मेंशन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 90 का एंगल बना हुआ है। तो हमने परपेंडिकुलर और बेस को इस तरह से ड्रा करना होता है कि इन दोनों का आपस में एंगल 90 डिग्री का बन जाए, ताकि वो एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन जाए। और जो पैथागोरस थ्योरम होता है वो राइट एंगल ट्राई एंगल के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर एंगल होगा राइट एंगल। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इसको यहाँ पर सेट करके यहाँ पे रखूँगा। ये ले जी, मैंने इसके ऊपर सेट कर लिया है। और अब ज़रा देखिएगा गौर से कि ये इसकी बेस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू 1 है, ये 1 तक है। इसी तरह से वर्टिकल परपेंडिकुलर की वैल्यू भी जो है वो 1 होगी। कैसे होगी, जब मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करूँगा। तो यहाँ पर दो काम हुए हैं। एक तो ये हमारे पास एंगल 90 का बन चुका है, और दूसरा काम ये हुआ है कि इसकी जो परपेंडिकुलर की स्केल है वो भी इसके ऊपर मेंशन थी, मैंने वो भी ड्रॉ कर ली है, उसकी भी लेंथ 1 है। और जब मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ 0 जहाँ पे वैल्यू है, इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं। और जब मैं ए को सी के साथ ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। और जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास पहले से मौजूद है, वो है स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ए से लेकर सी तक जो वैल्यू बनी है वो है स्क्वायर रूट 2। तो हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। अभी ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी यूज़ करेंगे इस कंपास को। कंपास को यूज़ करने के लिए आप लोगों ने कंपास को ओपन करना है और इस पॉइंट सी के ऊपर रख के ए तक इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके आप लोगों ने क्या करना है, एक कर्व लगा लेनी है। क्योंकि ये वाइट बोर्ड है तो इसके ऊपर वो ये लेड पेन्स काम नहीं करेगी। मैं इस यहाँ पे एक लाइन तो ड्रॉ कर ली है, मैं इसी को मार्कर के साथ यहाँ पे शो करता हूँ आपको। ये ले जी, यहाँ पर ये वाली लाइन आ गई है। जहाँ पर ये लाइन ने इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पर हम लोग एक इस तरह से स्केयर रख के एक ऊपर वाली साइड पे एरो लगा देंगे, और उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो नंबर है ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। अगर आप लोग इसको मज़ीद एक्सटेंड करके यहाँ पर 2 वाला नंबर शो करना चाहें, इस यहाँ पे 2 वाला नंबर शो कर सकते हैं। इस लाइन को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा नंबर था स्क्वायर रूट 2, वो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे शो होगा कि 1 से आगे, और 1 और 2 के सेंटर में तो नहीं आ रहा, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा पहले है। तो ये हमारा इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह से हम अगला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमने एज इट करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने के लिए हमें पहले पार्ट नंबर 1 को करना पड़ता है, और इसमें भी हम पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। अब इसको करना किस तरह से है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इस वाले क्वेश्चन में, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने बेस 1 कंसिडर की थी, परपेंडिकुलर 1 कंसिडर किया था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें बेस के रूट 2 कंसिडर करना पड़ती है और परपेंडिकुलर 1। जो पैथागोरस थ्योरम है वो हमें बताता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर हमने यहाँ से इस स्क्वायर को ख़त्म करना हो जो हाइपोटेनियस के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो हाइपोटेनियस इक्वल आ जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये इस बात का कैसे पता डायरेक्ट चलेगा कि बेस स्क्वायर रूट 2 लेनी है, परपेंडिकुलर 1 लेना है। एक तो ये है कि आप इसको याद रख लीजिएगा, दूसरा ये है कि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन को सेपरेट करके लिखा था, एज इट इज को सेपरेट करते हैं। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2+1। अब इसको हम लोगों ने इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर तो मैंने 1 लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर इस 1 का हम स्क्वायर लगा लेते हैं। 1 का स्क्वायर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 और 2 को ऐड करेंगे अगेन 3 ही बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ में है, और वो है बेस। बेस का यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये 2 को हम बेस कंसिडर नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लगा लेता हूँ तो क्या होगा, लो जी मैंने इसका स्क्वायर लगा लिया। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और 1 का स्क्वायर 1।
4 और 1 ऐड करके ये बन जाएगा 5, जबकि ओरिजिनली नंबर तो 3 है। तो ये तो इम्बैलेंस हो गया, ये स्क्वायर लगाने की वजह से इम्बैलेंस हो गया। हमें स्क्वायर तो चाहिए, तो स्क्वायर भी यहाँ पे ज़रूरी चाहिए ताकि हम लोग उसको बैलेंस कर पाएँ, वो उसको हम ड्रा कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने अगर स्क्वायर लगाना है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 3 बन जाएगा। तो इस स्क्वायर के नीचे जो होगा, इस स्क्वायर के नीचे जैसे यहाँ पर बेस है, तो इस स्क्वायर के नीचे बेस कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 बेस लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद परपेंडिकुलर 1, यहाँ पर इस स्क्वायर के नीचे 1 है और इधर ये फॉर्मूले के अंदर ये स्क्वायर के नीचे परपेंडिकुलर है। तो इसका जो स्क्वायर के नीचे 1 है तो उसको हमें परपेंडिकुलर कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब ले दे के बात आ गई, सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी बेस, और जो कि है स्क्वायर रूट 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो जो पार्ट नंबर 1 था उसके अंदर हमने किया क्या था, उसके अंदर अभी पिछला पार्ट है उसमें हमने ये किया था कि उसमें बेस को 1 कंसिडर किया था और परपेंडिकुलर को भी 1 कंसिडर किया था। इस तरह से जाके जो उसका हाइपोटेनियस था वो इक्वल आया था स्क्वायर रूट 2 के। तो अभी हम वही काम रिपीट करते हैं, उसके लिए फिर हम इसी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर 1 यूनिट लेंथ यहाँ पर कंसिडर करेंगे, 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे होगी। बेस और परपेंडिकुलर का आपस में जो एंगल होना चाहिए वो 90 का होना ज़रूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 1 यूनिट पे इसको सेट कर लिया है। तो 1 यूनिट पे सेट करके यहाँ पर जो इसका एंगल है वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का बन जाएगा। तो लें जी, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से इस पॉइंट का नाम हम मेंशन कर लेते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मेंशन कर लेते हैं बी, और ये जो टॉप पे पॉइंट बना है अभी इसका नाम मेंशन कर लेते हैं सी पॉइंट, सी। अब ए और सी को जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा, यहाँ पे एंगल 90 का है और 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कंसिडर करते होते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ऑटोमेटिकली क्या है, स्क्वायर रूट 2 बन जाएगी। तो इसको हम लोग यूं एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, चलिए खैर बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर ए से लेकर सी तक जो है वो है स्क्वायर रूट 2। ये अगर हम इसकी बेस कंसिडर कर लें तो इसी बेस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये बेस तो स्क्वायर रूट 2 बन चुकी है, हमें स्क्वायर रूट 3 को ड्रा करने के लिए बेस जो है, बेस स्क्वायर रूट 2 बनानी थी, वो बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने के लिए पार्ट 1 पहले करना पड़ता है। तो बेस 2 बन गई। अब इसी के ऊपर हमने क्या करना है कि इस तरह से एंगल 90 का रखते हुए सी पॉइंट पे एंगल एंगल 90 का बनाना है, और हमने 1 यूनिट लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ पे परपेंडिकुलर बनाना है। अभी इसका परपेंडिकुलर बनाना है 1, बेस जो है वो स्क्वायर रूट 2 बन गई है और परपेंडिकुलर 1 बनाने लगे हैं। तो उसके लिए भी मैं इसी ट्राइंगल को यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि नीचे भी स्केल बनी है, इस साइड पे भी स्केल बनी है, यहाँ पर भी मेजरमेंट हो जाती है और यहाँ पे भी हो जाती है। तो 90 का एंगल का हम बेनिफिट यहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ सी पॉइंट पे मैंने इसको सेट कर लिया और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तक मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा। ये 1 सेंटीमीटर लाइन है और जैसे ही मैं ये जो 1 सेंटीमीटर लाइन लगी है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई पॉइंट। जैसे ही मैं ई को ए के साथ ज्वाइन करता हूँ तो क्या बनता क्या है वो देखते हैं ज़रा। ई को मैंने ए के साथ ज्वाइन कर दिया है, इसकी बेस है स्क्वायर रूट 2 और जो है परपेंडिकुलर वो है 1। जब बेस हो 1, बेस हो स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर हो 1, तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 बन जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया है स्क्वायर रूट 3। तो हमने स्क्वायर रूट 3 को ही रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे एंगल 90 का है और यहाँ पे भी एंगल 90 का है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस कंपास को। तो कंपास को यूज़ कैसे करना है, ए के ऊपर कंपास रखनी है और सी तक इसको ओपन करना है। सी तक ओपन करके हम लोगों ने क्या करना है, एक कर्व लगा लेनी है नीचे वाली साइड पे। लो जी, ये कर्व लगा ली, ये इस तरह से कर्व आएगी यहाँ पर। ये तकरीबन 2 के करीब आके लगती है। तो मैं इसको मार्कर के साथ आपको ये शो करवाता हूँ कि ये कर्व कहाँ पे आ रही है।
ये तकरीबन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे एक एरो बना के यहाँ पे एक साइड पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 3, के स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे आ रहा है। और अगर स्क्वायर रूट 2 की बात की जाए तो वो भी बनाया जा सकता है। उसके लिए कंपास को सी ए पे रख के सी तक ओपन करना है। तो ये पॉइंट सी था और यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है। तो इसका अगर हम पॉइंट देखें तो ये यहाँ पे आता है और मैं इसका एरो नीचे वाली साइड पे लगा रहा हूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से हमारा ये नंबर स्क्वायर रूट 3 भी रिप्रेजेंट हो सकता है। इसको आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करना है। अगर इसमें भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के वो और अपलोड कर दूंगा, उसमें थोड़े से ज़्यादा डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। लीजिए ये इसका पार्ट नंबर 3 है जिसमें ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ है 4 × 1/3। ये एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि 4 तक कंप्लीट नंबर है। 0 से लेकर 4 तक तो आना है, 4 से आगे जाना है। 4 और 5 के बिटवीन नंबर आता है। तो वो कहाँ पे आता है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये चेक कर लें कि हमारा ओरिजिनल पॉइंट जो ये वाला है नंबर, ये आ कहाँ रहा है। तो मैंने आपको एक ओरल मेथड से बताया है कि ये एक कंप्लीट नंबर है। 4 जो है मुकम्मल अदद है और आगे इसके फ्रैक्शन है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक तो है, इसके आगे भी है 1/3। तो 1/3 का मतलब है कि 4 और 5 के बिटवीन कहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि ये नीचे वाले नंबर को हम लोगों ने साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 12 और इसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देना है 1, तो ये बनेगा 13/3। अब इसको आप कैलकुलेटर को यूज़ करके डिवाइड करके देख लो कि ये कहाँ पे आ रहा है, इसका आंसर क्या बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये आसानी हो जाएगी कि नंबर को लोकेट करने में। तो ये आएगा 13/3। तो जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4.33 अप टू सोन, यानी कि 4.3 हाफ से पहले आता है। तो हम इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पे ये हो सकता है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर 4 कंप्लीट है तो 0 से लेकर 4 तक जहाँ तक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है, ये नंबर आ रहा है 4 और 5 के बिटवीन। 4 से ज़्यादा है और 5 से क्या है, लेस है। 4 से ज़्यादा और 5 से लेस है तो इसका मतलब है 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है। तो अब 4 से 5 के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। 3, जितना डिनोमिनेटर में नंबर होता है उतने इक्वल पार्ट्स करते होते हैं। तो 3 है तो हम इसके 3 बराबर हिस्से कर लेते हैं। मैं इसके सेंटर में 2 मजीद और डैशे लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 इसके पार्ट्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल 3 पार्ट्स बन गए 2 डैशें लगाने की वजह से। तो अब ऊपर जितना नंबर होगा, ऊपर 1 है तो यहाँ पर इसको हम 0 कंसीडर करेंगे और इस वाली लाइन को फर्स्ट लाइन कंसीडर करेंगे। इसके ऊपर एरो लगा के यहाँ पर ये नंबर लिख देंगे 4/1/3। इस तरह से हमारा जो ये नंबर होगा वो इस जगह पे एग्जिस्ट करता हो। अभी है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जिसमें नंबर दिया गया है -2 × 1/7। अच्छा, मैं नंबर लाइन के ऊपर ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं अभी कम बनाए हैं। पहले पार्ट में जो इससे पिछला पार्ट था 3 वाला, उसमें नेगेटिव नंबर्स कम बनाए थे। क्योंकि इस वाले पार्ट में हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हमने नेगेटिव वाली साइड को इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने नेगेटिव वाली साइड पे ज़्यादा नंबर शो किए हैं। पॉजिटिव साइड को हमने यूज़ नहीं करना, तो इसलिए मैंने इस साइड पे नंबर कम लिए हैं। इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने 0 को एग्जैक्ट सेंटर में लेना है और उतने नंबर पॉजिटिव साइड पे उतने नेगेटिव साइड पे। हाँ, इससे आपकी वर्किंग ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो अब हम इस नंबर को समझते हैं कि ये नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले देखिएगा इसका जो कंप्लीट नंबर है वो है -2। इसका मतलब है कि 0 से लेकर -2 तक जो है ये पोर्शन इसका कंप्लीट है। 0 से लेकर -2 तक तो ये एक मुकम्मल अदद है, यानी कि -2 से आगे जाना है। तो ये लिखा हुआ है -2 × 1/7। 2 से आगे और ये 3 से पीछे है, 2 तक कंप्लीट है। तो इस जो ये वाला इतना पोर्शन है इसके हमने कितने पार्ट्स करने हैं, जितना डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है ना उतने इसके टोटल पार्ट्स करने हैं, उतने इसके हिस्से बना देने हैं। 7 है तो 7 इसके छोटे छोटे पोर्शन बना देते हैं। तो 7 पोर्शन बनेंगे कैसे, मैं इसके सेंटर में छोटे छोटे डैशें लगा रहा हूँ। तो वो कैसे लगेंगे, 1 2
3 4 5 6 7। लो जी 7 इसके पोर्शन बन चुके हैं। मैंने इसके सेंटर में 6 लाइंस ड्रॉ की हैं। तो अब एरो हमने किस लाइन के ऊपर लगाना है? यहाँ पर ऊपर जितना नंबर होगा उतना जितना जितना भी डिजिट है 1 है, फर्स्ट है, तो यहाँ पर जो हमने सेंटर में डैशें लगाई हैं, यहाँ पे वेरी फर्स्ट डैश के ऊपर इस तरह से एक एरो लगा देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे -2 टाइम्स 1/7। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मौजूदा नंबर है वो इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। अभी हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 5 को, और पार्ट नंबर 5 के अंदर एक सिंपल फ्रैक्शन दी गई है 5/8। तो 5/8 को सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर कहाँ पे हो सकता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर को। तो जब हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है कि 5 को डिवाइड करके देखना है 8 पर। तो जब डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आया 0.6। इट मीन्स कि जो 0.6 है ये 0 और 1 के बिटवीन है। तो मैंने ज़रूरत के मुताबिक नंबर लाइन बनाई है, मुझे ज़्यादा नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा नंबर बड़ा होता तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्केल को भी बड़ा बना लेना था। अभी मैंने क्या किया है कि 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रखा है। आप लोग भी 1 सेंटीमीटर रख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 और 1 के सेंटर वाला जो पोर्शन है इसके टोटल 8 इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं। यहाँ पर जितना डिनोमिनेटर में नंबर होगा उतने उस पोर्शन के हिस्से कर लेने हैं जहाँ पे हमारा नंबर एग्जिस्ट करता है। नंबर एग्जिस्ट करता है 0 और 1 के बिटवीन। तो इसके 8 बराबर हिस्से कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। 1 ये इतना एक पोर्शन बन गया, 2 ये दूसरा हो गया, 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8 ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमने अपना नंबर फाइंड आउट करना है कि ये नंबर किस पोजीशन पे एग्जैक्टली आता है। तो हमने देखना है कि ऊपर नंबर कौन सा प्रोवाइड किया गया है, 5 फिफ्थ वाला नंबर है। तो यहाँ से हमने लाइंस काउंट करनी है। यहाँ पर इस लाइन को 0 ही कंसिडर करना है। 0 के बाद 1 2 3 4 5, ऊपर 5 था तो इसलिए मैंने फिफ्थ जो लाइन है उसके ऊपर एक ऐसे एरो ड्रा करूंगा। एरो ड्रा करके उसके ऊपर ये वाला जो नंबर है वो लिख देंगे 5/8। तो हमारा जो ये मौजूदा नंबर है वो इस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। अभी इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 2 टाइम्स 3/4। इस नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब फिर वही बात आ गई कि अभी नेगेटिव साइड पे जो है वो हमारा नंबर नहीं है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइड पे जस्ट 2 नंबर रिप्रेजेंट किए हैं कि जनाब इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स है। तो हमारा नंबर इस साइड पे एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मैंने इस साइड पे जो है वो हमने ज़्यादा स्केल बना ली है। अब नंबर है 2 टाइम्स 3/4। 2 फर्स्ट नंबर 2 है और ये 2 एक कंप्लीट नंबर है। 2 टाइम्स ये 2 जो है ये फर्स्ट 2 जो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है ये 2 कंप्लीट है। मतलब यहाँ 0 से लेकर 2 तक मुकम्मल है। 2 से आगे और 3 से पीछे यहाँ इनके सेंटर में ये नंबर एग्जिस्ट करता है। 2 टाइम्स 3/4। हाँ, इसको फाइंड आउट करने का कि नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसका एक और भी मेथड ये है कि मैंने आपको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन भी किया है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। वो किस तरह से करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं, नीचे वाले नंबर को साइड वाले से। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 में ऊपर वाला नंबर ऐड करेंगे तो आई थिंक सो 11 और नीचे आ जाएगा 4। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर को सिंपली यूज़ करना है। कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने इनको डिवाइड कर लेना है। 11 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो करके देख लेते हैं क्या आता है। 11 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आया है 2.75। तो इसका मतलब है कि 2 से आगे और 3 से पीछे हमारा नंबर है। 2.7 का मतलब है 2 से ग्रेटर है और 3 से लेसर है। तो ये नंबर 3 से पहले कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन ये वाला है। तो यहाँ अब इसके जो 2 से और 3 के दरमियान में जो पोर्शन है इसके हम पार्टीशन करते हैं, इसके हिस्से बनाते हैं। कितने बनाने हैं, जितना डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा उतने हम इसके हिस्से करेंगे। 4 है तो इतने हिस्से के हम 4 पार्ट्स बना लेते हैं इक्वल। 1 2 3 4, तकरीबन 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। सेंटर में मैंने 3 छोटी सी लाइन ड्रॉ की है। अब हमने किस लाइन के ऊपर हमने इसको ड्रॉ करना है, ऊपर जितना नंबर लिखा होगा उसके ऊपर हमने एरो लगाना है।
तो यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन के ऊपर हम लोगों ने ऐसे एक एरो लगाना है और इस एरो के ऊपर ये नंबर लिख देना है 2 × 3/4। तो यहाँ पे हमारा नंबर ये एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हम अपनी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q not equal to 0। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। बार का मतलब होगा कि ये नंबर रिपीटेड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने p by q की फॉर्म में लिखना है, मगर किस तरह से। लें जी, स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखिएगा, हमें कोई भी क्वेश्चन जो भी हमें प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे पहले ये करना है कि हमने उसको लेट कर लेना है, उसका कोई ना कोई नाम सपोज कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख लिया है x 0.4 बार। अब यहाँ पर जो बार है, इस बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको यूं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ 0.4444 अप टू सोन। और इसको साथ ही हमने कह देना है इक्वेशन नंबर 1। इसका नाम रख लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब अगला काम ये है कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे इसको डिटेल से बताता हूँ 0.4। इसके ऊपर से बार को फिलहाल रिमूव कर देते हैं। अगर मैं पॉइंट को इग्नोर करूँ और इसकी वजह से हम लगाएंगे डिनोमिनेटर में 1 और आगे जितने डिजिट्स होंगे उतनी आएंगी जीरोस। ये बनता है 10। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हों तो 100 से, अगर पॉइंट के बाद तीन डिजिट हों तो 1000 से। तो फिलहाल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो आप लोग यहाँ पर ये स्टेटमेंट पास करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 के साथ हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू 10 टाइम्स, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई है, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। 0.444 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख के आगे आपको साउंड ये लगाना लाजमी है। इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीटर है, क्योंकि 4 के ऊपर जो बार है वो यही चीज़ इंडिकेट करती है। अगर हम इसको स्किप करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। अब इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, ये तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। तो इसको आप लोगों ने सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूँ। आपने 10 लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है और उसके बाद जितने डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं बस उतने ही लिख लें। यह आएगा 0.444। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिएगा क्या बन गया, 4.444। तो ये 10x एज इट, और यहाँ पे बन जाएगा 4.444। बेटा यहाँ पर जो ये डॉट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर 4 को इन्फिनिटी के तौर पर लिखा जा सकता है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो हम यहाँ से एक 4 और लिख लेते हैं खुद से। ये एक 4 हमने खुद से और मेंशन किया है। तो आगे ये डॉट्स फिर वैसे के वैसे रहेंगे और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इससे अगला काम ये होगा कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। कैसे? हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये मैथमेटिकल फॉर्म की है, तो हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब जब दो इक्वेशंस को माइनस करना होता है तो हम लोग लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड 10x, इसको पहले लिखेंगे 10x माइनस इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है उसको बाद में लिखेंगे 1x इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे जो इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड है, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो पहले राइट साइड ये लिखेंगे 4.4444 अप टू सोन और ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस। उसके बाद हम लोगों ने अगली जो है इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड उसको मेंशन करना है और वो आती है 0.4444 अप टू सोन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब इसको माइनस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर सिंपली जैसे पहले कैलकुलेटर को यूज़ किया है एज इट हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर जितना नंबर नज़र आ रहा था उतना लिख लिया है। यहाँ पर 4.444 लिखा हुआ है तो चलो इतने को यूज़ कर लेते हैं।
तो उसके बाद मैं यहाँ पर भी 3 बार 4 लिखूंगा, 4 बार नहीं लिखूंगा। तो माइनस करते हैं, -0.444। पहले मैंने लिखा है 3 बार 4 लिखा था, 4 बार नहीं लिखा। अगर आप 4 बार भी लिखना चाहें तो यहाँ पर एक 4 और ऐड कर ले लीजिए। 4 ऐड इधर ऐड किया तो इधर भी एक ऐड कर देंगे 4। ठीक है, जितना नंबर ये नज़र आ रहा है उतना ये लिख लें, और इधर से जितना नंबर नज़र आ रहा है उतना ये लिख लें। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। और इधर से हम जब इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 9x इज इक्वल टू, या फिर इसको औरल भी आप माइनस कर सकते हैं। 4 पॉइंट से पहले वाले में माइनस होगा, तो 4 में माइनस करेंगे 0 तो आंसर 4 आएगा। उसके बाद पॉइंट लगा ले, पहले 4 में से पहला 4 माइनस किया तो 0, दूसरे 4 में से दूसरा 4 माइनस किया तो 0, इसी तरह से तीसरे 4 में से तीसरा 4 माइनस करेंगे तो भी 0। एज इट ये चलता जाएगा सिलसिला। पॉइंट के बाद जो जीरोज होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू जस्ट 4। और यहाँ पर 9 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये आएगा x इज इक्वल टू 4/9। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है इसको भी हमने एज इट करना है जैसे पहले पार्ट को किया था, सेम बातें हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट का नाम रख लेना है एक्स। यहाँ पर इसका नाम सपोज कर लिया है, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.37। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और उनके ऊपर बार है, तो ये जो बार है ये इंडिकेट करती है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि 3737 ये अप टू सोन चलता जा रहा है, ये रुकता नहीं है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट कहूँगा, सॉरी इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अभी पॉइंट के बाद आए थे 2 डिजिट्स, जो इससे पहला पार्ट था उसमें था 1 डिजिट, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ। तो इसमें आए हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेफ्ट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 100x, और दूसरी साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 टाइम्स, मतलब ये ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा 0.3737 अप टू सो ऑन। ये डॉट्स लगाने ज़रूरी हैं, इनको इग्नोर हरगिज़ नहीं करना। कुछ बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं, तो वो इग्नोर करने की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब लेफ्ट साइड को तो हम वैसे ही लिखेंगे, जबकि राइट साइड पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। मैं आपको अभी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट को 2 डिजिट दूसरी साइड पे मूव करना है। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट 2 डिजिट दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा, और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 1 डिजिट दूसरी साइड पे मूव होगा। और अगर ये बात समझ नहीं आती तो आप सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ कर लें। किस तरह से, आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई विद 0.3737, तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट दूसरी साइड पे मूव हो जाता है। तो ये आ जाएगा 37.37। अब देखें, पॉइंट जो है वो 2 डिजिट दूसरी साइड पे मूव हुआ है और पॉइंट के बाद सिर्फ एक 37 रह जाएगा, और ये जो डॉट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि 37 और भी हैं। तो हम एक 37 खुद से और लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जस्ट 4 डिजिट्स लिख रहे हैं। अप टू सोन वैसे आ जाएगा। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट करवा रहा हूँ। ये आएगा 100x एज इट इज इक्वल टू 37 पॉइंट से पहले है, इसको अलग कर लेते हैं, और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स अलग कर लेते हैं। कैसे, ये आएगा 37.3737 अप टू सो। इनके सेंटर में लगा देते हैं प्लस। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगेन यही नंबर बन जाएगा, यानी कि इन नंबरों को स्प्लिट किया है। पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट ना हो तो हम 0 लगा लेते होते हैं, तो यहाँ पर ये 0 खुद से लगा ली।
अब ज़रा नोट कीजिएगा कि 0.3737 अप टू सोन, ये इक्वेशन नंबर 1 में इसका नाम रखा हुआ है x। तो हम इस सारे की जगह पर इसकी वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में सपोज की थी उसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, कि हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आएगा 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x। अब ये x राइट साइड पे ऐड हो रहा है और ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37। 100x में से 1x माइनस कर देंगे तो ये आएगा 99x इज इक्वल टू 37। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो ये आएगा 37/99। तो इस तरह से इसका ये वाला आंसर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसको मैं आपको ये सेकंड पार्ट की तरह से करवाऊंगा जैसे हमने इसका सेकंड पार्ट किया था। ज़रा शॉर्टकट है, इजी है। और अभी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो भी हमको गिवन है इसको हम लेट करेंगे, इसका नाम रख लेंगे x। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0.21 बार। इस बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। इस रिपीटेड नंबर को हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं कुछ यूं, 0.2121 अप टू सो ऑन, और इसको साथ ही कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो तो 10 से करते हैं, अगर 3 डिजिट आ जाएं तो हम लोग उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फिलहाल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों पे। तो लेफ्ट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100x, और राइट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 टाइम्स, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, और ये आएगा 0.2121 अप टू सोन। ये डॉट्स लगाने ज़रूरी है, डॉट्स लाजमी लगाइएगा, इनको स्किप नहीं करना। लेफ्ट साइड पे तो 100x वैसे ही आएगा, राइट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 डिजिट दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह से बात समझना आए तो आप कैलकुलेटर को यूज़ कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.2121, तो 0.2 डिजिट दूसरी साइड पे मूव हो गया है। तो हम लोग इसी तरह से मूव करते हैं इसको, ये आएगा 21.21। देखें ये पॉइंट के बाद 21 सिर्फ 1 टाइम रह गया है, और ये जो डॉट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे 2121 अप टू सो ऑन है, मतलब और भी हैं। तो यहाँ से हम लोग 21 एक और खुद से लिख लेते हैं और आगे डॉट फिर वैसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले वाला और पॉइंट के बाद वाला हम स्प्लिट करके लिखते हैं इसको इस तरह से, सम की फॉर्म में, मतलब 21 और 0.2121 अप टू सो ऑन। यहाँ पे लगा देते हैं प्लस 21 और 0.2121 अप टू सो ऑन को जब ऐड करेंगे तो अगेन यही बन जाएगा। और पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट ना हो तो हम ज़ीरो लगा लेते हैं, मतलब इन दोनों को हमने जस्ट स्प्लिट करके लिखा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 लिखा हो तो उस 10 को हम लिख सकते हैं 5 + 5। तो जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें जो 0.2121 अप टू सोन है, इक्वेशन नंबर 1 में इसका नेम हमने स्टार्टिंग पे लेट किया था कि ये x के इक्वल है। तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में थी उसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, मतलब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं। तो जब इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड वाला 100x वैसे ही रहेगा, 21 प्लस इस सारे की जगह पर आ जाएगा x। अब ये x लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21। 100x में से एक x निकाल देंगे तो सिंपल 99x आ जाएगा इज इक्वल टू 21। और ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये
डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 21/99। तो इस तरह से ये सिंपली इसका आंसर बन जाता है, जिसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ यूं है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ हमें पार्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं और हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, उसको हमने यहाँ पर बताना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे समझाऊंगा। ये प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा हमारी बुक के अंदर दी गई हैं। मैं इन प्रॉपर्टीज़ के लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताऊंगा। जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ तकरीबन एडिटिव की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके दो पोर्शंस हैं। इसी तरह से आगे प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं जिसके अंदर इक्वलिटी की हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इनके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, तो वो हम अलग से करेंगे। फिलहाल हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन को मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ज़रा नोट करें। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये चीज़ आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से है। तो मैं सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी बुक से दिखाता हूँ। ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमारे बुक का पेज नंबर 7 है। यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास कोई से 3 नंबर्स हों, तो ये ज़रा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ से हम बात करते हैं। हमारे पास कोई से 3 नंबर है, फॉर एग्जांपल 2+3+4 और 2+3+4। इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड करना है। ऐड करने का तरीकाकार क्या हो सकता है? पहले से तो कोई से 2 नंबर ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले 2 नंबरों को पहले ऐड कर लेते हैं और जो आंसर आता है उसको तीसरे नंबर में ऐड कर देते हैं, तो उसका आंसर इक्वल होगा। अगर हम लोग पहले 2 नंबरों को ऐड नहीं करते बल्कि अगले 2 जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको पहले में ऐड कर दें, तो आंसर सेम रहेगा। इस तरह करने को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ज़रा नोट कीजिएगा, जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है कि a+4+b है। तो a और 4 को ऐड करके b में ऐड कर लो, या फिर 4 और b को ऐड करके फिर a में ऐड कर लो, तो आंसर दोनों का सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। और ऐसा करने को हम बोलते होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आ जाएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है उसको हम लिख सकते हैं W.R और आगे आप प्लस लिख लें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब इसके बाद अगला पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। मतलब नंबरों के ऑर्डर चेंज किए गए हैं, नंबरों की पोजीशन चेंज की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2+3 है या फिर 3+2 है, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर सेम रहता है। अगर दो नंबरों की जगह तब्दील करके उनको ऐड करते हैं रियल नंबर्स के अंदर, तो उसमें उनका आंसर सेम रहता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह करने को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ए में बी को ऐड किया है और बी में ए को ऐड किया है तो आंसर सेम रहता है। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर 2 के अंदर प्रॉपर्टी यूज हुई है, इस प्रॉपर्टी का नाम हम फिर मेंशन करेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप लोग ये मेंशन कर दीजिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। विद रेस्पेक्ट टू की जो शॉर्ट फॉर्म है वो WRT है और आगे हम प्लस कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस मेंशन किया जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है
अगले पार्ट के अंदर अगर आप नोट करें कि यहाँ पर x में से x को माइनस किया गया है, x में से x को माइनस किया गया है और आंसर आया है 0। जब ऐसा हो कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया जाए तो आंसर 0 बने तो उसको बोलते होते हैं एडिटिव इनवर्स। या फिर इसको यूं समझ लीजिएगा कि दो नंबर्स को ऐड करने से 2 प्लस -2 अगर आंसर 0 बन जाए, दो नंबर्स को प्लस करने से आंसर 0 बन जाए तो उन नंबर्स को कहते हैं कि वो नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, सिर्फ साइन चेंज करना है। -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होगा। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो इनवर्स की यूज होती है। जैसे कि यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर एक नंबर में किसी दूसरे नंबर को प्लस करने से आंसर 0 बन जाए तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर हम ज़रा इसको शॉर्टकट लिख लेते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो बहुत सिंपल सी ये प्रॉपर्टी थी एडिटिव इनवर्स की। इसके बाद ज़रा नोट करें, अगला हमारा जो पार्ट है इसके अंदर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए सी। यहाँ पर हुआ क्या है कि a को b के साथ और a को c के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब ये कि हमारे पास एक कोई सिंपल नंबर है 2 और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2x प्लस b के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 बन जाएगा 4x। और इसके बाद हम इस 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +2b। मतलब इस वाले 2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके साथ और फिर इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब दोनों के साथ जोड़ के लिख दिया है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि एक नंबर को दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है कि वो वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ज़रा नोट कीजिएगा पेज नंबर 7 के ऊपर, a टाइम्स b प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और अगर यही काम राइट साइड से हो, ये राइट साइड पे है सी को a से और c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो ये मल्टीप्लाई हुआ है, अंदर एडिशन थी तो ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल फिलहाल जो है हम इसका नाम रख लेते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। और अगर इसकी ज़्यादा डिटेल लिखनी है तो ये बात लिखी जा सकती है कि यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये इसका शॉर्टकट मैंने ज़रा मेंशन किया है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसके बाद अगला पार्ट अगर आप देखें यहाँ पे 16 प्लस 0 आंसर आ रहा है 16। यानी कि दुनिया के किसी भी नंबर में 0 को प्लस कर लो या माइनस कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पेज नंबर 7 के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, मतलब ए में 0 को ऐड किया है, आंसर ए ही आया है। और अगर 0 में ए को ऐड करते हैं तब भी आंसर ए ही रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इस वाले पार्ट में यूज हुई है इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत सिंपल है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एडिशन के लिहाज से है। तो यहाँ पर इसको आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं। तो अगला पार्ट है हमारा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 के साथ और आंसर 100 ही आया है। मतलब दुनिया के किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 ही आएगा। अगर आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर 10 ही आएगा। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर ऊपर थी एडिशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है।
तो अगर हम 1 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो ज़रा नोट कीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आइडेंटिटी को ए को 1 से मल्टीप्लाई किया है या 1 को ए से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर ए ही रहेगा। तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 आता है और पार्ट नंबर 7 भी कुछ मिलता जुलता है पार्ट नंबर 1 के जैसा। तो पार्ट नंबर जो है ये 7 वाला, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 3 नंबर्स की। यहाँ पे ज़रा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नोट कीजिएगा कि ए टाइम्स बी सी इज इक्वल टू ए बी टाइम्स सी। अगर हमारे पास कोई से 3 नंबर्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर हैं 2 और 3 और 4, और फिर यहाँ पर 2 3 और 4 आते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो मैंने पहले कोई से 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो कर लेते हैं। अगर मैं पहले 2 को पहले मल्टीप्लाई करके देन तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट 2 नंबर्स जो हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह से हम करते हैं तो इस तरह करने को बोलते हैं कमोटेटिव आई एम सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू को हम लिख सकते हैं WRT मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। अब जैसे हम लोगों ने एडिशन में कमोटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 2 नंबरों की जगह तब्दील करके उनको ऐड करने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, या फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 8 है, इसमें ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर आप नोट करें पेज नंबर 7 के ऊपर, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए टाइम्स बी इक्वल होता है बी टाइम्स ए। तो नंबरों की जगह तब्दील करके मल्टीप्लाई करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सेम आता है, और ये भी रियल नंबर्स के अंदर ही होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि जी ये भी जो है वो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि मल्टीप्लिकेशन हुई है तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी की मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म बनाई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि इस लेक्चर को कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये 6 पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब इसकी अगर मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो वो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इस चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू बताऊंगा जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिसमें एडिटिव आती हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ ये हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ में 7 प्रॉपर्टीज़ ये वाली और 6 प्रॉपर्टीज़ ये वाली, जिसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ और इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का ओवरव्यू आपको सारा इस चैप्टर का अलग से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मगर किस तरह से यूज़ हो रही है, और उसको आपने मेमोराइज़ कैसे करना है, वो सारा इसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है और कैसे करना है देखते हैं इसको। अच्छा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है -3 लेस देन -1। अगर ये हो तो इम्प्लाइज ये बन सकता है 0 लेस देन 2।
अगर आप नोट करें लेफ्ट साइड पे 0 आते हैं और राइट साइड पे 2 आते हैं, तो यहाँ पे हमने अगर लेफ्ट साइड पे 0 बनाना हो तो इस 3 में क्या, ये -3 है, इसमें क्या प्लस किया जाए कि यहाँ पे रिजल्ट 0 बन जाए। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर -3 के अंदर हम लोग ऐड कर दें +3 लेफ्ट साइड पे और इसी को हम ऐड कर दें राइट साइड पे b, तो इसका आंसर क्या बनता है बना के देखते हैं। मैंने दोनों साइडों पे, इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे 3 को ऐड किया और ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आप स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर बन जाएगा 0 और लेस देन 3 में से 1 निकाल देंगे। ये 3 पॉजिटिव का है, 1 नेगेटिव का है। जब दो टर्म्स के साइन अपोजिट होते हैं तो उनको हम माइनस करते होते हैं, तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो आंसर आएगा 2 और सिंबल आएगा बड़ी टर्म का। तो ज़रा गौर करें कि यहाँ से ये प्रॉपर्टी इस तरफ कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस करने से ऐसा हो रहा है। तो अगर इन इक्वलिटी में प्लस करने, तो उसको हम बोलते होते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैंने साथ में लिखा है, इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारे पास ये इस तरह से है, इफ़ a लेस देन b, देन अगर हम उसके दोनों साइडों पे कोई नंबर ऐड करें तब भी वो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहती है। अगर लेस है तो लेस रहेगी, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी, और ऐसा करने को हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड होती है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अभी इसका जो अगला पार्ट है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है, इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। यहाँ पर जो साइन है, ये वाला जो साइन होता है, इस साइन को हम बोलते होते हैं लेस देन, और जो दूसरा साइन है उसको, इस साइन को हम बोलते होते हैं ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन आएगा। तो अब चलते हैं इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं। देखेंगे यहाँ पर a लेस देन b है, और जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी बदल गई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते होते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ज़रा गौर करें कि अगर 2/10 ग्रेटर है तो 3 ग्रेटर है 3/18 से। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो यहाँ पर इनइक्वालिटी है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती होती है। तो ज़रा यहाँ पे कटिंग करके भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने सिंपल सी एग्जांपल लिखी है, 2 1 2 और 2 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लेस देन 3 1 3 और 3 6 18। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कि यहाँ पर इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है जब हम किसी भी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेते होते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 1 के जैसा है, सेम है। इफ़ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। मतलब अगर किसी इनइक्वालिटी में हम कोई नंबर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों साइडों पर एक नंबर c को ऐड किया गया है, और जब हम इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम रखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो हमने बस इतना ही एक्सप्लेन करना है इसमें कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर ये वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ है नीचे वाली, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये सिंपली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के तौर पर ही देखेंगे। अब इसको समझना किस तरह से है वो देखते हैं कि इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के किसी साइड पर मल्टीप्लाई करें या कैंसिल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये सी से कट हो सकता है और ए लेस देन बी, ये इसका आंसर आ जाएगा देन। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के तौर पे भी देख सकते हैं कि ये सी से कट गया और ए लेस देन बी इसका आंसर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बट यहाँ पर फिलहाल इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसके बाद अगला पार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। ये चीज़ मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। तो देन ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे था ए सी लेस देन और यहाँ पे हो गया है ग्रेटर देन। यहाँ पर सेम रहा था इस पार्ट में,
ये दोनों पार्ट साथ साथ लिखने का मकसद यही था कि कंपैरिजन ज़रा आसान हो जाएगा। यहाँ पे लेस है तो यहाँ जो है देन के बाद भी लेस ही आया है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर है लेस देन और यहाँ पे हो गया है ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर c लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है। जब इन इक्वलिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वलिटी की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसको मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि डायरेक्शन चेंज हो जाने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लेस देन है 10, ये तो हम मानते हैं। अगर मैं दोनों साइडों पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा -10। और नेगेटिव में नंबर जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही एक्चुअली छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5 ग्रेटर हो चुका है और ये 10 स्मॉलर हो चुका है, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक -1 नंबर से मल्टीप्लाई किया है। -1 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करने से सिर्फ साइन नेगेटिव आया है, तो जिसकी वजह से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन हो चेंज हो जाती है, और इसके साथ अगर हम रेसिप्रोकल लें तब भी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ चलते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी कुछ यूँ है। लास्ट प्रॉपर्टी को हम बुक के ऊपर से ही देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने दो नंबर कंसिडर किए हैं। अगर आप अपने दिमाग में दुनिया के कोई से भी दो नंबर कंसिडर करें तो उन दो नंबरों के दरमियान में तीन रिलेशन में से सिर्फ एक रिलेशन एग्जिस्ट हो सकता है। पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो दो नंबर आपने अपने दिमाग में सोचे हैं वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। या फिर तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने माइंड में कोई से दो नंबर सोचे हैं, लाइक पहला नंबर आपने सोचा है 10 और दूसरा नंबर सोचा है 5। तो यहाँ पर पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है। या फिर आपने दोनों नंबर हो सकता है 10 सोचे हो तो वो दोनों आपस में इक्वल है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपने जो नंबर सोचे हैं उसमें पहला नंबर 5 है और दूसरा नंबर क्या है 10। यानी कि दुनिया के कोई से भी दो नंबर आप अपने दिमाग में सोचते हैं तो उन दो नंबर्स के दरमियान में इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक अहम तरीन एमसीक्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। दिस इज़ द ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है कि दुनिया के कोई से भी दो नंबर हम कंसिडर करते हैं तो उनके दरमियान में ये जो है तीन पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। हमारी इसी एक्सरसाइज का अभी लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, इंसर्ट्स टू रैशनल नंबर बिटवीन। ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनके सेंटर में हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स स्टार्ट कि इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास नंबर्स है और इनके सेंटर में हमने दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं। और किस तरह से निकालने हैं ज़रा देखिएगा। हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट रैशनल नंबर सबसे पहले निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर। हमने करना क्या है कि जो भी नंबर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं जिनके सेंटर में नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उन दोनों नंबरों को हमने प्लस करना है। प्लस करके उनको हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो जो भी आंसर आएगा उनके सेंटर में एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाले नंबर हैं उनको प्लस करते हैं और उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो दो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं इनको ऐड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम में नीचे वाले दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और सेंटर में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये 1/2 को एज इट लिखते हैं और उसके बाद क्या आएगा 7/12। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट रैशनल नंबर बन गया है। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, एक इसी नंबर को यूज़ कर लेते हैं जो भी हमने फाइंड किया है, और एक यहाँ से 1/4 को यूज़ कर लेते हैं। नाउ द सेकंड रैशनल नंबर, तो उनको भी हमने सेम मेथड से फाइंड करना है। दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 1/4 को और उसके साथ 7/24 को, दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करके हम लोगों ने हमेशा इनको मल्टीप्लाई कर देना करना है 1/2 से। और इनको जब सोल्व करेंगे, वो जो भी आंसर होगा वो इन दोनों के सेंटर में एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो अभी फिर वही काम कि यहाँ पर इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। ये जो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेकर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनका एलसीएम हम कंसिडर कर लेते हैं 24, क्योंकि 24 के टेबल में 24 भी आता है, और 4 के टेबल में भी जो है वो 24 आता है। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले 24 को 4 पे डिवाइड करना है। 24 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक सो 6, 4 1 4, और 4 6 24 होता है। तो इस 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस, और ये 24 के ऊपर वाला 7 एज इट आ जाएगा। और अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 इंटू 7, और 6 ऐड करने से बनता है 13/24। और उसके बाद ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला नीचे वाले से। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 ही आएगा, और 2 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 48। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। आई थिंक सो बच्चों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई होगी कि ये वाला जो 6 है ये किस तरह से आया है। तो ये 6 इस तरह से आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद इतने पोर्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/4 प्लस 7/24, इसके डिनोमिनेटर में 24 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 24 बना लेते हैं। तो उसके लिए 4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7/24। ये दूसरा वैसे ही ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा 24 प्लस 7/24। तो अब इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं, तो एक नंबर को एज ए एलसीएम 24 कंसिडर करेंगे, और ऊपर वाला 6 और 7 एज इट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये 6 यहाँ पे इस तरह से आया है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमने फाइंड करना है 3 और 4 के सेंटर में दो रैशनल नंबर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर कर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा 1/2 टाइम्स 3 + 4, इन दोनों को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 एज इट इनटू, ये दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, और ये 7 बन जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से नहीं, क्योंकि 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 7/2। तो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अभी हमने फाइंड करना है सेकंड रैशनल नंबर। तो बहुत आसान है, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक 7/2 को यूज़ कर लेते हैं, और एक 4 को यूज़ कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सेकंड रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। सेकंड रैशनल नंबर, तो उसके लिए सिंपल यही काम करेंगे कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर किसको, 4 प्लस दूसरा नंबर ये 7/2 ले लेते हैं। 7/2 ये इन दोनों को ऐड करते हैं, 1/2 को एज इट लिखते हैं। इनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में आएगा 2। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस 2 को ऊपर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 8। इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, और ये सेंटर में प्लस वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 2 को 4 से 8 और 1 को 7 से किया तो 7 आ गया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 वैसे ही, 7 और 8 दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 15/2 एज इट। उसके बाद ये आएगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही रहेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका सेकंड रैशनल नंबर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट रह गया है, उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, और
इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर, और मेथड इसका वही सेम रहेगा। हम लोगों ने इन नंबरों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। 1/2 टाइम्स 3/5 प्लस 4/5। अब इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो इनको ऐड करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम बन जाएगा 5 और ऊपर वाले नंबर एज इट आ जाएंगे। जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाले नंबरों को एज इट लिखते होते हैं। तो 1/2 वैसे ही 3 और 4 ऐड होके 7 ओवर आएगा 5। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह से हमारे पास ये इसका फर्स्ट रैशनल नंबर बन गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं सेकंड रैशनल नंबर। क्योंकि हर दो नंबर्स के सेंटर में हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। हम लोग ऐड करेंगे 4/5 और इसके साथ ही आएगा 7/10। तो 7/10 लिख लेते हैं। 1/2 को फिलहाल वैसे ही लिखेंगे और इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका बनेगा 10। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे एलसीएम 10 है, तो हम एलसीएम को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। एलसीएम एलसीएम 10 और इसका डिनोमिनेटर 5, इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। ये जो भी आंसर आया है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो वो बन जाएगा 8। और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये ओरिजिनल है। बाकी सारे इसके शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जिनके थ्रू क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। 1/2 एज इट, 7 और 8 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 15/10। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 15 और 1 ऐड होके मल्टीप्लाई होके 15 ही आएगा। और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इस तरह से ये इसका सेकंड रैशनल नंबर बन गया है। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।